ना ही रशिया ने अटैक किया, ना ही कुछ किया, लेकिन ऑकलैंड के दिमाग में क्या चल रहा है कि अब अटैक होगा। अब इस अटैक से बचने के लिए ऑकलैंड कहाँ पे आएंगे? अफगानिस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा। अफगानिस्तान में अमीर है, जैसे राजा होते ना, अफगानिस्तान में राजाओं को क्या बोल रहे हैं? अमीर। उनका नाम क्या है? दोस्त। नाम दोस्त है लेकिन दोस्ती नहीं करेंगे। किसके बीच? ऐसे में दोस्त मोहम्मद के पुत्र से ऑकलैंड ने बात की कि हमको रास्ता दीजिए, हम आपसे अब पंगा नहीं ले सकते, आपकी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी दोस्त मोहम्मद के पुत्र के मन में आक्रोश बहुत भयानक फैला हुआ था। वो वापस जाते हुए अंग्रेजों के ऊपर भी अटैक करवाएगा और कई सारे अंग्रेजों को मार ठीक है। अच्छा सुनो, अब चलो हम शुरू कर रहे हैं आज एंग्लो अफगान वॉर। अगर बात करें तो भारत में अंग्रेजी कंपनी स्थापित हो चुकी है और टाइम है 1839 से 1842। ये है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है। फिर दूसरा एंग्लो अफगान वॉर हो रहा है 1878 से 1880। इन दो एंग्लो अफगानिस्तान वॉर के पीछे क्या क्या परिस्थितियां बनी? क्यों अंग्रेज अफगानिस्तान को जीतना चाह रहे हैं? क्या अफगानिस्तान अंग्रेजों की कभी अधीनता स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के प्रति कौन कौन सी नीति अपनाई? आज हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। एंग्लो अफगान वॉर जब पढ़ेंगे तो तुम्हें दो पॉलिसी याद रखनी पड़ेंगी। एक है फॉरवर्ड पॉलिसी, इसको लागू करने वाले अंग्रेज हैं लॉर्ड ऑकलैंड। क्या नाम है? लॉर्ड ऑकलैंड। दूसरी है मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी, जिसके प्रणेता हैं लॉर्ड लॉरेंस। इसी में हम एक और पॉलिसी पढ़ेंगे, हालांकि दो पढ़ेंगे इसके बाद। एक पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ ईगो रिजर्व की, ये लाएंगे लॉर्ड लिटन। और आखिरी की पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन। यानी अंग्रेजों ने जब अफगान की ओर कूच किया तो अलग अलग समय पर अलग अलग अंग्रेज अधिकारी द्वारा पॉलिसी लागू की गई। नाम क्या लिखा है? फॉरवर्ड पॉलिसी। यानी जब पहला एंग्लो अफगान वॉर होगा तो अंग्रेज आगे बढ़कर अफगानिस्तान को जीतने का प्रयास करेंगे। ऐसी नीति को क्या कहा? फॉरवर्ड। मतलब खुद आगे आकर अफगानिस्तान के राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया और अफगानिस्तान को जीतने का प्रयास किया गया, तो उसको आगे आए ना। फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब अंग्रेजों ने खुद पहल की और अफगानिस्तान को जीतने का प्रयास किया। दूसरी पॉलिसी है मास्टरली इनएक्टिव, यानी इसको बोलते हैं कुशल आक्रमणीयता की नीति। क्या बोलते हैं? आक्रमणीयता की नीति। मतलब इसका क्या मतलब होता है? आक्रमणीयता का मतलब, इसका क्या मतलब है? हम कुशल हैं लेकिन हम अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करेंगे। यानी हम जानते सब हैं लेकिन हम अपनी जानकारी को या अपने ज्ञान को दिखाएंगे नहीं। अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है होने देंगे, हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ये कौन लाएगा? लॉरेंस, ठीक है। तीसरी है पॉलिसी ऑफ ईगो रिजर्व, यानी जो अंग्रेजों का ईगो था उसको सुरक्षित रखने का प्रयास किया। किसने? लिटन। और चौथी है पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये लाने वाला अंग्रेज अधिकारी है, क्या नाम है? कर्जन।
कैसे कैसे नीतियां आई, कैसे कैसे अफगानिस्तान को जीतने का प्रयास किया गया, और कैसे कैसे 1921 में पूरी तरह से अफगानिस्तान अंग्रेजों से क्या हो गया, फ्री हो गया। यानी अगर हम बात करें 1839 से लेकर 1921 तक अफगानिस्तान में होने वाली प्रमुख घटनाओं का अध्ययन आज हम करेंगे, ठीक है, पक्का। थोड़ा सा 1839 से पहले आओ, हम बात करें तो लगभग 1828 की। ये भारत, ये अफगानिस्तान, ठीक है ना। ये पूरा इलाका क्या है, मध्य एशिया का, पर्शिया का इलाका, फारस की खाड़ी, यहां से फारस की खाड़ी जाएगी। ऊपर क्या है, ऊपर है रशिया, समझना, ठीक है। यानी अफगानिस्तान मध्य एशिया और रशिया के बीच कहीं ना कहीं स्थित है, ठीक। ऐसे में रशिया और मध्य एशिया के बीच विवाद चल रहा है, किसको लेकर, एक क्षेत्र है यहां पर जिसे हम कह रहे हैं कॉकेसस। क्या नाम है, ईरान के पास एक जगह है कॉकेसस, ठीक है। इसको रशिया भी जीतना चाह रहा है और ईरान भी जीतना चाह रहा है, तो दोनों के बीच संबंध कैसे रहेंगे, खराब। यानी इन खराब कंडीशन की वजह से रशिया और ईरान आपस में लड़ रहे हैं। अभी तक अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों का उपनिवेश क्या है, ये भारत अंग्रेजों की कॉलोनी है कि नहीं है। जब तक यहां पर कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन समय आया 1828। 1828 में ईरान और रशिया के बीच, किसके बीच, यानी फारस और रूस, इनके बीच एक संधि हुई, ट्रीटी ऑफ तुर्कमनचाई, जगह का नाम है ये, ठीक है। कहां पर है, रशिया में। ट्रीटी हुई किसके बीच, रशिया और फारस के बीच। और ये कॉकेसस पर्वत, कॉकेसस का क्षेत्र ईरान ने रशिया को दे दिया। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना क्या हो रहा है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में जब जहां पर भारत में अंग्रेज हैं, उसी समय रशिया और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, किसको लेकर, इस क्षेत्र को लेकर, कि ये मेरा है, ये मेरा है। ऐसे में 1828 में एक ट्रीटी होगी, कौन सी, ट्रीटी ऑफ तुर्कमनचाई। इस ट्रीटी के तहत ईरान कॉकेसस रशिया को दे देगा। यानी अब दोनों के बीच शांति स्थापित हो गई, समझ गए। जैसे ही शांति स्थापित हुई, लॉर्ड ऑकलैंड, क्या नाम है, लॉर्ड ऑकलैंड का ख्याली प्लाव, कि जैसे ही रशिया इनसे फ्री हो गया, अब रशिया भारत की ओर, अब रशिया भारत की ओर रुख कर देगा। और जैसे ही रशिया भारत की ओर आएगा, तो भारत में आने वाला प्रवेश क्या है, अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान से पहले ये सिंध और ये पंजाब। एंट्री यहीं से होगी, क्योंकि सारे पासेस कहां पर हैं, दर्रे अफगानिस्तान में। ऐसे में उनका प्लान नहीं है रशिया का, लेकिन ऑकलैंड का क्या है, ख्याली प्लाव है, कि जैसे ही मध्य एशिया और रशिया के बीच संबंध अच्छे हुए, रशिया अब भारत की ओर अटैक करने लगेगा। ये किसके अंदर का प्लान है, ऑकलैंड का। और ऑकलैंड इस प्लान से बचने के लिए फॉरवर्ड पॉलिसी को अपना लेगा। यानी अभी रशिया ने अटैक किया नहीं, ऑकलैंड के मन में आया कि अटैक हो गया, और वो क्या कर देगा, फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत अग्रगामी नीति बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, अग्रगामी नीति। यानी खुद अंदर आकर अफगानिस्तान की राजनीति में दखल अंदाजी करने लगेगा। देखो क्या बनी स्थिति, ये सिंध का क्षेत्र, ये पंजाब, और यहां पर है पूरा अफगानिस्तान। रशिया आते कहां से, रशियंस अफगानिस्तान से। यहां पर बैठे कौन है, गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड ऑकलैंड। टाइम है 1838। ना ही रशिया ने अटैक किया, ना ही कुछ किया, लेकिन ऑकलैंड के दिमाग में क्या चल रहा है कि अब अटैक होगा।
अब इस अटैक से बचने के लिए ऑकलैंड कहाँ पे आएंगे? अफगानिस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा। समझ गए? अब सोचो अफगानिस्तान की इस समय परिस्थिति क्या है। अफगानिस्तान में एक अमीर है जिसका नाम है दोस्त मोहम्मद। क्या नाम है? दोस्त मोहम्मद। लेकिन ये दोस्ती नहीं करेगा किससे? अंग्रेजों से। ऑकलैंड पहुंचेंगे दोस्त मोहम्मद के पास कि भाई साहब आप अपने विदेशी मामले हमको सौंप दें, और इसके बाद यदि रशिया अटैक करेगा तो हम रशिया को भारत में आने से पहले ही अफगानिस्तान में रोककर उनको भगा देंगे। प्रस्ताव किसने दिया? ऑकलैंड ने। किसको दिया? अफगानिस्तान में अमीर है, जैसे राजा होते ना, अफगानिस्तान में राजाओं को क्या बोल रहे हैं? अमीर। उनका नाम क्या है? दोस्त। नाम दोस्त है लेकिन दोस्ती नहीं करेंगे। किसके बीच? यानी ऑकलैंड का प्रस्ताव दोस्त मोहम्मद क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। मेरी बात समझे? लेकिन फिर भी ऑकलैंड को घुसना कहाँ है? अफगानिस्तान में। ये कहेंगे चलो हम आपसे अगर ये कर भी लें, दोस्ती कर ले, चलो समझौता स्वीकार कर ले, लेकिन मेरी एक शर्त। क्या शर्त है? सिंध, पंजाब में एक जगह है पेशावर। पंजाब पर किसका अधिकार इस समय? टाइम सोचो। 1838 में कौन है पंजाब का राजा? रणजीत सिंह। ऑकलैंड से दोस्त मोहम्मद कहेगा कि आप रणजीत सिंह से पेशावर हमको दिलवा दीजिए, तब हम आपके अंग्रेजों को अफगानिस्तान में शरण दे देंगे, ताकि अगर रशिया आए तो वो आपको वहीं पर रोक दिया जाएगा। मेरी बात समझे? अब रणजीत सिंह इस समय बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ऑकलैंड डायरेक्ट रणजीत सिंह से ये बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यानी अब ऑकलैंड के मन में कौन खटक रहा है? दोस्त मोहम्मद। कि इसको जैसे ही अमीर के पद से हटाएंगे, कोई दूसरा अमीर आएगा और दूसरे अमीर से हम ये समझौता कर लेंगे। मेरी बात समझे? ऑकलैंड गया रणजीत सिंह के पास, तो रणजीत सिंह और दूसरी तरफ इन्होंने बताया कि देखो ये आपसे पेशावर मांग रहे थे, मैंने दोस्त मोहम्मद को मना कर दिया। अब एक काम करते हैं, एक व्यक्ति है सासुजा, इसको अफगानिस्तान का अमीर बना देंगे। यानी एक त्रिपक्षीय संधि हुई किसके बीच? लॉर्ड ऑकलैंड, रणजीत सिंह जो पंजाब के राजा हैं, और सासुजा है। रणजीत सिंह पता है कौन है? पंजाब के राजा। ऑकलैंड कौन है? अंग्रेजी गवर्नर जनरल। ये कौन है? अरे सुजाउद्दौला है वो। ठीक है, ये अफगानिस्तान का है। इसको 1809 में अफगानिस्तान के अमीर पद से हटा दिया गया, और इससे अमीरात या अमीर पद किसने ले लिया? यानी अब अफगानिस्तान का अमीर कौन है? दोस्त मोहम्मद। क्या सासुजा और दोस्त मोहम्मद के भी संबंध अच्छे होंगे? सासुजा इनके प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेगा, और यहां से युद्ध की शुरुआत हो गई। मेरी बात समझे? अब तीनों की संयुक्त सेना, किसकी सेना? रणजीत सिंह, ऑकलैंड और सासुजा किधर की ओर निकलेंगे? अफगानिस्तान की। देखो ध्यान देना, कंफ्यूज मत करना, ठीक है? हम इसको मान के चल रहे हैं, ये है सिंध, ये पंजाब, या ऐसे ले चलो, ये है अफगानिस्तान की कोई सीमा। अफगानिस्तान इधर है, इधर की स्थिति देखो, इधर है काबुल अफगानिस्तान की राजधानी, ये है कांधार, ये है क्वेटा पाकिस्तान का क्षेत्र, ठीक है? अब ये है पंजाब, ये क्या है? तीनों की सेना इकट्ठा हुई कहां पर? पंजाब से, और जाना कहां है उनको? काबुल। बहुत पास का रास्ता था, लेकिन इनकी सेना में
खूब अय्यासी। ये जब सेना लेके निकले तो इनके पास 16,000 सोल्जर्स थे अंग्रेजों के पास, जिसमें रणजीत सिंह भी है, सासुजा भी है और अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड भी है। कितने सैनिक? इतने जाते कोई दिक्कत थी नहीं थी। इनके साथ साथ 30,000 इनके सर्वेंट्स हैं। तुम युद्ध करने जा रहे हो कि अय्यासी करने जा रहे हो? मतलब एक एक सैनिक के पास तीन तीन नौकर। क्या कर रहे हो? इनके पास इनकी गर्लफ्रेंड्स भी हैं, वाइफ्स भी हैं, और 30,000 ऊंट हैं। कितने हैं? जिनमें से बहुत सारे हजारों ऊँटों के ऊपर सिगरेट के पैकेट्स लगे हुए। क्या है? सिगरेट के पैकेट्स, दारू। ये सच में, हाँ, एक अमीर था, नाम नहीं याद आ रहा उसका मैं, उसके 2 ऊँट पे सिगरेट के बंडल रखे थे कि वहां जाके खत्म हो जाएंगे तो हमें सिगरेट कहाँ मिलेगी। सच्ची बात है ये, समझे? इतनी बड़ी बकवास चीजें लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? युद्ध करने। क्यों कर रहे हो? देखो क्या हुआ। पंजाब से पहुंचे, ये है बेलन दर्रा, है सिंध में। पंजाब से सेना निकली, बेलन दर्रा होते हुए कहाँ पहुंची? कोयटा। कोयटा से कहाँ पहुंची? कांधार। बात है 1839 में निकले, सितंबर 1840 में कांधार में पहुंचने के बाद इन्होंने खेती का इंतजार किया कि पहले खेती हो जाए, यहाँ पे फसल कट जाए, खा पी ले, फिर आगे चलेंगे। तो ये पिकनिक मनाने जा रहे हैं कि युद्ध करने जा रहे हैं? पिकनिक है। यहाँ पे इन्होंने इंतजार किया, फिर सितंबर 1840 से निकले, यहाँ पहुंचे गजनी। यही गलती की थी पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं ने। अगर वो पिकनिक के तौर पर मराठा ना जाते तो शायद वो जीत जाते। ठीक है, यही स्थिति कौन बना रहा है? ऑकलैंड, राजा रणजीत सिंह और सासुजा। हालांकि सासुजा गद्दी बैठेगा। देखो क्या हुआ फिर। कहाँ पहुंच गए हम? कांधार। और कांधार पहुंचने के बाद गजनी गए। गजनी में, यानी गजनी का किला इन्होंने जीत लिया अंग्रेजों ने। किसने? खूब एंजॉय करते हुए पहुंचे गजनी। गजनी में एक इनको स्पाई मिल गया, जासूस। गजनी को जीतना आसान नहीं था शुरू से लेकर आखिरी तक, लेकिन एक जासूस मिल गया। जासूस ने कहा कि ये दीवार की, इस किले की दीवार सबसे कमजोर है, यहीं पर अटैक कर दो। हालांकि गजनी का किला जीत लिया गया। गजनी जैसे जीता, टाइम आ गया नवंबर 1840। ये युद्ध की स्थिति है। कहां से सेना निकली, कहां पहुंची? बेलंदरा पास करते हुए कोयटा, यानी सिंध से पास किया। सिंध से कहां पहुंचे? कांधार। और कांधार से पहुंचे गजनी। गजनी में नवंबर 1840 को इन्होंने दोस्त मोहब्बत को गद्दी से, सॉरी, दोस्त मोहम्मद यहाँ बैठा है काबुल में। गजनी पहुंचे, गजनी का किला जीता, और शेर नहीं, क्या नाम है उसका, क्या नाम था उसका, इसके पहले वाला जिसको बनाना चाह रहे, सासुजा। सासुजा को इन्होंने अफगानिस्तान का अमीर बना दिया। कब बनाया? नवंबर 1840। अब गजनी से निकले काबुल, और काबुल को भी इन्होंने जीत लिया। और दोस्त अली को निर्वासित करके, कौन दोस्त अली? जो सासुजा से पहले अमीर है। दोस्त मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद को निर्वासित कर दिया कलकत्ता, कि तुम जाओ कलकत्ता रहो भारत में, यानी बहुत दूर भेज दिया। मेरी बात समझे? अब अफगानिस्तान का अमीर पद किसके हाथ में? सासुजा। सासुजा किसका आदमी? लॉर्ड ऑकलैंड का और राजा रणजीत सिंह का। अब यहां पर बैठकर इन्होंने, कितने लोग गए? इतने सारे। ये लोग यहां जाकर अपना निवास बनाने लगेंगे काबुल में। काबुल में बहुत भयानक ठंडी है। जनवरी का टाइम आ गया 1841, जनवरी 1841। ठंडी है, बर्फ जम चुकी है, लोग स्कीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, समझे? इमेजिन करो, यहाँ पर एक अलग संस्कृति काम कर रही होगी। ट्राइब्स हैं, यहाँ पे कौन है? ट्राइब्स हैं, यहाँ भी ट्राइब्स हैं, यहाँ भी ट्राइब्स हैं। सासुजा को अफगानिस्तान का राजा बना दिया गया। सासुजा भी खुश है। अब ऐसे में यहाँ पर ट्राइब्स के बीच बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई।
जब तुम किसी की संस्कृति पे हस्तक्षेप करोगे तो आदिवासी जनजातियां क्या करेंगी? नाराज होंगी, यानी विद्रोह कर देंगे। सासुजा भी बदतमीज आदमी है, वो ट्राइब्स की गर्दनें कटवा रहा है भयानक तरीके से। फुटबॉल नहीं है, लाओ इसका सर काट लाओ, फुटबॉल खेलो। मतलब ये पूरी तरह से ऑकलैंड के हाथों में कठपुतली बनकर रह रहा है। यहां पर अफगानिस्तान में ट्राइब्स के प्रति क्या है? क्रूर व्यवहार कर रहा है। कौन? सासुजा। ऐसे में सासुजा के क्रूर व्यवहार से, अंग्रेजों द्वारा उनकी संस्कृति में हस्तक्षेप करने से वहां की जनजाति क्या हो जाएगी? परेशान हो जाएगी और वहां पर विद्रोह कर देगी। कहां से? कहां पर? गजनी, काबुल, कांधार, हर जगह विद्रोह स्थिति बन गई। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। मेरी बात समझे? यानी लॉर्ड ऑकलैंड और क्या नाम है? सासुजा। इनके खिलाफ पूरी अफगानिस्तान की जनजाति विद्रोह कर देगी। सारे अंग्रेजों को घर में घुस घुस के मारा जाएगा। ठीक, किसी तरह से लॉर्ड ऑकलैंड, अच्छा दोस्त मोहम्मद कहाँ बैठा है? कलकत्ता में। यहां पर गद्दी कौन बैठा हुआ है? सासुजा। सासुजा को गद्दी से हटाने के लिए दोस्त मोहम्मद के पुत्र नाम नहीं याद आ रहा, जो भी है, उनसे बात करेंगे लॉर्ड ऑकलैंड कि भाई साहब इतनी जो काट कटाई चल रही है, हमारे जितने अंग्रेज बचे हैं उनको हमें रास्ता दो ताकि हम भारत पहुंच जाएं, तो मेरे ऊपर वॉर ना हो, इस वजह से मैं शाहसुजा को गद्दी से उतार रहा हूं और इनको, कौन है? दोस्त मोहम्मद के पुत्र को गद्दी पर बैठा रहे हैं। दोस्त मोहम्मद का पुत्र, नाम नहीं याद आ रहा है, उसको इन्होंने गद्दी पर बैठा दिया और रास्ता मांगा कहाँ जाने के लिए? भारत के लिए। जैसे ही ये जाएंगे फिर से उनका पुत्र ने अटैक करवा दिया लॉर्ड ऑकलैंड के ऊपर। कुल मिला के कहा जाता है जितने लोग पहुंचे थे, कितने लोग गए थे? उनमें से मुश्किल से 10, 12, 15 लोग वापस आ पाए। कहाँ? भारत। यानी 30,000 अंग्रेजों को बुरी तरह से मार दिया गया। शांत बैठेंगे अंग्रेज? नहीं, रणजीत सिंह पंजाब में शांत बैठेंगे? फिर से वापस अंग्रेजों ने पलटवार कर दिया। यानी कत्लेआम कत्लेआम कत्लेआम। ठीक है, 1842 में कुल मिलाकर कुछ समझौतों के साथ साथ ये पहला वॉर शांत हो गया। क्या वॉर, क्या शांत हुआ भैया? कि मैं दोस्त मोहम्मद को पुनः गद्दी दे रहा हूं। यानी 1842 में शांत हुआ युद्ध, और युद्ध शांत हुआ इस कारण कि दोस्त मोहम्मद जिनको गद्दी से उतारा गया था पुनः गद्दी दे दी गई। ठीक है, यानी 1839 से लेकर 42 कौन सा वॉर? कौन सा वॉर? फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। कौन जीता? अफगानिस्तान के लोग जीत गए, अफगानिस्तान जीत गए। ठीक है, कहा गया कि आप जैसे फॉरवर्ड पॉलिसी आपने अपनाई है, क्या फॉरवर्ड पॉलिसी सफल हुई? ऑकलैंड सफल हुआ? नहीं हुआ ना। यानी ऑकलैंड की थूतू हुई कि नहीं हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑकलैंड को बहुत भला बुरा कहा कि अफगानिस्तान जैसे क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ यार, ब्रिटेन में बैठे लोगों को क्या पता, यहां से जो मैसेज पहुंचेगा कॉन्वे होगा वही तो करेंगे वो। ऑकलैंड ने बोला कि हम जा रहे घुसने, हम अफगानिस्तान को जीतेंगे क्योंकि रशिया का खतरा बन रहा है। वहां बैठे ब्रिटेन वालों को क्या लगेगा? हाँ बात सही कर रहा है, जाओ जीतो। लेकिन पलटवार क्या हो गया? उल्टा पड़ गया, कुत्तों की तरह मारे गए।
हाँ, नहीं नहीं, वही उद्देश्य था। ऑकलैंड के सपने में आया समझ लो, मतलब ऐसा कुछ नहीं कर रहा रशिया, लेकिन फिर भी इनको खुजली है कि रशिया अटैक करने वाला है, क्यों ना अफगानिस्तान पर बढ़त बना ली जाए। बढ़ाने के क्रम में कौन सी नीति अपनाई? फॉरवर्ड पॉलिसी। तो पूछा जाएगा फॉरवर्ड पॉलिसी का जनक कौन है? लॉर्ड ऑकलैंड। किस युद्ध के तहत ने यह पॉलिसी अपनाई? फर्स्ट एंग्लो वॉर। समझ गए? अब ऑकलैंड को बहुत ज्यादा भला बुरा कहने के बाद ऑकलैंड को आ गया स्ट्रोक, बहुत थूथू हो गई थी, मतलब इनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। अंग्रेजों ने निश्चय किया कि अब हम अफगानिस्तान को लेकर ऐसी अग्रगामी नीति का पालन नहीं करेंगे, जो हो रहा है होने दो। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो? यानी 1839 से लेकर 42 जो युद्ध की परिस्थितियां बनी, उसके बाद अफगानिस्तान में एक थ्रेशोल्ड का निर्माण हो गया, यानी एक लंबे समय तक कोई भी चीजें नहीं होंगी। समय आया 1863, दोस्त मोहम्मद की मृत्यु। अफगानिस्तान की गद्दी क्या थी? खाली थी। इस सुनहरे मौके पर अंग्रेजों को क्या करना चाहिए था? हड़प लो, अपने आदमी को बैठा दो। लेकिन 1839 में हुए पहले अफगान युद्ध ने अंग्रेजों के मन में बहुत भयानक भय पैदा कर दिया कि भैया जो हो रहा है होने दो, हमें अफगानिस्तान के लिए बोलना नहीं है। और इसी नीति को बोलते हैं, कौन लेके आया? लॉरेंस। इसी को बोलते हैं मास्टरली इनएक्टिव। हम मास्टर हैं, लेकिन हम क्या रहेंगे? एक्टिव नहीं रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, हम शिथिल रहेंगे। हम अफगानिस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो हो रहा है होने दो, जो भी राजा बनेगा हम इसको स्वीकार कर लेंगे। सिंपल सी बात है। दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो गई, राजा बना शेर अली। लॉरेंस क्या कहेगा? ठीक है, स्वागत है, वेलकम, बधाई हो आपका राजा का पद, आपको कोई भी जरूरत होगी हम आपके साथ हैं, हम आपकी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप भी हमारे सामने ज्यादा कुछ बकवास नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप सीमा में जाकर युद्ध करेंगे, सीमा मतलब अंग्रेजों की सीमा, तो फिर हमें बोलना पड़ेगा। दूसरा, यदि आप अपनी राजनीति को सही से संभाल नहीं पाएंगे, यदि आपके अफगानिस्तान में अशांति फैली, तो हमें कूदना पड़ेगा। इन शर्तों के आधार पर शेर अली को राजा बनाया गया और अफगानिस्तान के मामले में अंग्रेज जब तक लॉरेंस रहा तब तक कोई भी हरकत नहीं हुई। तो मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी कौन लाया? लॉरेंस। क्या है मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी? कि हम अफगानिस्तान के मामले में वो कुछ भी बोलेंगे नहीं, तटस्थ रहेंगे, जानते हुए राजा कोई बनेगा हमारा उसका सपोर्ट रहेगा, बस ये दो हरकतें अगर होंगी तब उनको आना पड़ेगा। समझ गए? यानी धीरे धीरे शांति बनती हुई दिखाई दी। जब खुजली नहीं करोगे तो अफगानिस्तान के शासक परेशान नहीं करेंगे। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, आ गया टाइम 1878। पहला समझ में, पहला युद्ध समझ में आया क्या था? ध्यान से देखो, एक टाइमलाइन बनाओ, देखो क्या हुआ। 1828 ट्रीटी ऑफ तुर्कमनचाई, याद आया? किसके बीच? रशिया और ईरान, और कॉकेसस नामक क्षेत्र रशिया को दे दिया गया। यानी इस ट्रीटी के साथ रशिया और ईरान दोनों के बीच शांति हो गई। ऐसे में ऑकलैंड को क्या लगा कि रशिया भारत पे आक्रमण करेगा, इसलिए हम अफगानिस्तान पर जाकर रशिया को बाहर से ही भगा देंगे। याद आया? तो 1838 में क्या हुआ? त्रिपक्षीय
त्रिपक्षीय संधि हुई किसके बीच? रणजीत सिंह, शाह सुजा और ऑकलैंड। ठीक है, पेशावर का मुद्दा याद आ रहा है ना? शाह सुजा को गद्दी में बैठाने की बात हुई 1839 से 1842। इस दौरान क्या हुआ? फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। समझ गए? लंबा समय 1863, दोस्त मोहम्मद की और राजा कौन बना? शेर अली। इस समय अंग्रेज कौन है? तो आप कहेंगे मास्टरली इनएक्टिव। इसकी नीति कौन सी थी? ऑकलैंड की नीति कौन सी थी? फॉरवर्ड पॉलिसी। मास्टरली इनएक्टिव चलती रही कब तक? 1878 से 1800 क्या आया? लॉर्ड लिटन। और यही स्थिति बनी सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। यही याद कर लोगे ना तब भी याद हो जाएगा। समझे? अब लॉर्ड लिटन ने क्या किया? पॉलिसी ऑफ ईगो रिजर्व कि हम घुसेंगे। ईगो किसका? अंग्रेजों का। हम घुसेंगे। घुसे और इन्होंने अफरा तफरी मचा दी 1878 में। लिटन ने कुछ ऐसे काम किए जिससे अफगानिस्तान में फिर से अशांति का माहौल आ गया। समझ गए? 1879 में मामले की गहराई समझते हुए दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया, ट्रीटी ऑफ गंडमक। क्या नाम है? याद रखना। ट्रीटी ऑफ गंडमक की संधि किसके बीच हुई? तो लॉर्ड लिटन और दूसरा जो अफगान शासक है शेर अली। समझ गए? स्थिति बिगड़ती, लेकिन जैसे ही स्थिति बिगड़ी 1880 के समय में लॉर्ड लिटन को वापस बुला लिया गया, क्योंकि लिटन एक बदनाम गवर्नर जनरल है। याद करो, कुछ उसने कुछ उल्टे सीधे काम किए हैं। लिटन का कोई उल्टा सीधा काम बताओ। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट याद आया? आर्म एक्ट। दिल्ली दरबार। जब भारत में सूखा पड़ रहा है तो दिल्ली में ये भव्य आयोजन कर रहा है। ये सब चीजें 1878 में हो रही ना। ब्रिटेन में लॉर्ड लिटन के खिलाफ एक निगेटिव अप्रोच पहुंच गई और समय बीतता, लेकिन 1880 में लिटन को वापस बुला लिया गया उसके बुरे कर्मों की वजह से। और जैसे बुलाया गया, पॉलिसी ऑफ ईगो रिजर्व की नीति भी वापस ले ली गई। और इसके बाद लिटन के बाद कौन बना? लॉर्ड रिपन। ये उदारवादी व्यक्ति है। तो पहले आंग्ल अफगान वॉर जैसी स्थिति बन सकती थी, लेकिन लिटन के वापस जाने के बाद और रिपन के आने के बाद स्थिति क्या हो गई? मतलब वो क्या हो गई? टल गई। हाँ। और ट्रीटी ऑफ गंडमक की मतलब संधि, गंडमक की संधि के बाद सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जो हो सकता था नहीं हो गया। जो विध्वंस हो सकता था वो अफगानिस्तान में रुक गया। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ रिपन। क्योंकि नया गवर्नर जनरल आ गया, ये एक उदारवाद है, उदारवादी व्यक्ति है, ये ज्यादा खून खराबे पे विश्वास नहीं कर रहा है। इस वजह से ये होते होते युद्ध बच गया। लेकिन स्थिति बनी ना, तभी तो ट्रीटी हुई है।
इस वजह से इस टाइम को याद रखेंगे हम। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पक्का? पूछ लो। यहाँ से देखो 1828 में क्या हुआ। देखो रशिया और ईरान के बीच समझौता मतलब जो संबंध है वो अच्छे नहीं है। दोनों लोग आमने सामने हैं। किसको लेकर? उनका एक क्षेत्र है कॉकेसस। इसको इस पर किसका अधिकार होगा? इस वजह से रशिया और ईरान आमने सामने 1828 में ट्रीटी ऑफ तुर्कमनचाई होती है और ईरान द्वारा कॉकेसस को रशिया को दे दिया जाता है। ऐसे में रशिया और ईरान के बीच समझौता हो गया और शांति स्थापित हो गई। इस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड, इसके मन में एक ख्याली पुलाव आया कि जब रशिया शांत हो गया है तो रशिया के पास लड़ने के लिए अब कुछ है नहीं, तो रशिया किधर आएगा? भारत की ओर। तो क्यों ना अफगानिस्तान पर हम फ्रंट फुट पे आकर रशिया को रोक लें। उद्देश्य क्या था हमें नहीं पता। उसका सपना था कि सच था, रशिया वास्तव में अटैक करना चाह रहा था कि नहीं। हालांकि रशिया का कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं था, उसके मन की मनगढ़ंत बात थी ये। ऐसे में अफगानिस्तान में उसने क्या किया? फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत अंदर जाके उसकी राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। उस समय अफगानिस्तान का राजा कौन है? अमीर दोस्त मोहम्मद। ये दोस्त मोहम्मद वही है जो शाह शुजा को गद्दी से उतारकर अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठा हुआ है। मेरी बात समझे? दोस्त मोहम्मद के पास प्रस्ताव भेजा ऑकलैंड ने कि आप अपनी राजनीति में हमें हस्तक्षेप करने का मौका दें, विदेशी मामले आप हमको सौंप दें, क्योंकि रशिया आपके ऊपर अटैक करने आ रहा है। दोस्त मोहम्मद ने क्या कहा? हम आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कर सकते हैं यदि आप पेशावर जो क्षेत्र रणजीत सिंह का है वो आप हमको वापस दे दें। रणजीत सिंह इस समय बहुत मजबूत है। ऑकलैंड डायरेक्ट रणजीत सिंह से ये बात करना नहीं चाह रहा है। अब वो रणजीत सिंह के पास जाएंगे और रणजीत सिंह से कहेंगे कि देखो भाई, दोस्त मोहम्मद तुम्हारा पेशावर मांग रहा है, हम उसको मना कर रहे हैं। अब एक काम करो, आप मिल जाओ, हम मिल जा रहे हैं, और शाह शुजा को बुलाकर अफगानिस्तान की गद्दी दिलवा दे। आपका पैसा भी बचा रहेगा और कई सारे क्षेत्र आपको भी मिल जाएंगे। ऐसे में रणजीत सिंह, ऑकलैंड और शाह शुजा के बीच एक ट्राइपार्टाइट संधि हुई, अलायंस हुआ, और तीनों की संयुक्त सेना ने अफगानिस्तान की ओर जाने का प्रयास किया। कहाँ से निकले? पंजाब से निकली। पंजाब से क्वेटा, बेलन दर्रा पार किया, क्वेटा पहुँचे, क्वेटा से काबुल, कांधार से काबुल जाना था। लेकिन इनका युद्ध नहीं था, युद्ध की जगह पिकनिक कर रहे थे ये लोग। ये जब पहुँचे, गजनी जीता, काबुल जीता, कांधार जीता और वहाँ की पूरी संस्कृति को इन्होंने तहस नहस कर दिया। सॉरी। इधर शाह शुजा का भी आतंक फैल रहा था और अफगानिस्तान की पूरी ट्राइब शाह शुजा से, ऑकलैंड से खफा थी। ऐसे में जनजाति ने पूरी तरह से शाह शुजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि अब तुमने हमको मारा तो अब हम तुमको भी मारेंगे। और अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। चारों तरफ से घेर कर हर एक घर में जाकर अंग्रेजों को मारा गया। कुछ अंग्रेज जो बचे थे वो वापस आने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन पूरी जनजातियों ने पूरे रास्ते को कवर कर लिया। ऐसे में दोस्त मोहम्मद के पुत्र से ऑकलैंड ने बात की कि हमको रास्ता दीजिए, हम आपसे अब पंगा नहीं ले सकते, आपकी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी दोस्त मोहम्मद के पुत्र के मन में आक्रोश बहुत भयानक फैला हुआ था। वो वापस जाते हुए अंग्रेजों के ऊपर भी अटैक करवाएगा और कई सारे अंग्रेजों को मार देगा। 10-15 अंग्रेज बचे थे जो भारत आ पाए थे। ऐसे में अंग्रेजों ने फिर रिटेलिएट किया और अफगानिस्तान पर अटैक करने की सोची। लेकिन मामले को शांत रखने के लिए दोस्त मोहम्मद को पुनः गद्दी पर बैठा दिया गया और शाहजहां को वापस ले लिया गया। इस वजह से, इस कारण से 1842 में ये भयानक आंग्ल अफगान युद्ध, जिसमें अंग्रेज कुत्तों की तरह मारे गए, वो वापस हो गया और रोक दिया गया। ठीक है, यानी ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी क्या हो गई? पूरी तरह से बेकार हो गई। अब अंग्रेजों ने सोचा कि हम अफगानिस्तान की राजनीति में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे, जो चीज़ें चलेंगी हम उसको स्वीकार करेंगे, राजा कोई भी बने, कुछ भी हो अफगानिस्तान में, हमें डायरेक्ट जाकर हस्तक्षेप नहीं करना है। इस नीति को क्या कहा गया? मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी, कि हम जानते सब हैं लेकिन हम फिर भी एक्टिव नहीं होंगे, इनएक्टिव बने रहेंगे। 1863 में दोस्त मोहम्मद की हत्या हुई, डेथ हुई, और दोस्त मोहम्मद के बाद गद्दी किसको मिली?
शेर अली को। समझ गए? शेर अली, क्योंकि इस समय मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी चल रही है, लॉरेंस शेर अली को अपना राजा मान लेंगे, अपना दोस्त मान लेंगे, और दो शर्तों के बाद कहेंगे कि आप सेना पर अटैक नहीं करेंगे, सीमा पर, और दूसरा, यदि आपकी आंतरिक अशांति फैली अफगानिस्तान में तो हमें वापस आना पड़ेगा। ठीक है? 63 से 78 तक का शायद समय बीत गया। किसकी वजह से? इस मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी की वजह से। 1878 में कौन आया? तो आप कहेंगे लिटन आया। लिटन एक बदनाम गवर्नर जनरल है, इस वजह से इसने फिर से प्रयास किया अफगानिस्तान के विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करने की। बढ़ता मामला, लेकिन हो गई ट्रीटी ऑफ गंडमक, और जो एक युद्ध होना था वो रुक गया। यानी एक डिस्ट्रॉय, जो भयानक डिजास्टर आने वाली थी, वो डिजास्टर रोक दी गई। समझ गए? लिटन और कुछ कर पाता, लेकिन उसको वापस बुलाकर गवर्नर जनरल रिपन को भेज दिया गया। गवर्नर जनरल उदारवादी हैं, लड़ाकू नहीं है, इसलिए लड़ने पर हम अपना विश्वास नहीं करेंगे। मेरी बात समझ गए? स्थिति समझ में आ गई? इस वजह से दोनों एंग्लो अफगानी वॉर आपको याद रखने पड़ेंगे। मेरी बात समझे? अब देखो, थोड़ा सा और देख लो। सिंध, पंजाब, और ये है। अच्छा, एक चीज और, बेइज्जती हुई है किसकी? किसमें? इस एंग्लो अफगानी वॉर में किसकी बेइज्जती हुई है? बहुत बुरी तरह से। थोड़ी सी नाक बचाने के लिए ये क्या करेंगे? सिंध और पंजाब को एनेक्स कर लेंगे। याद करो, यानी 1843 में सिंध का विलय कर लिया जाएगा, और 1846 में पंजाब का विलय कर लिया जाएगा। कुछ तो दिखाना है ना। अफगानिस्तान नहीं जीत पाया, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए भाई साहब, सिंध जीत लिया, पंजाब जीत लिया। अब देखो, बफर स्टेट बन गया यहां पर। बन गया। अंग्रेजों को दिखाना भी था, चलो अफगानिस्तान नहीं जीत पाए, लेकिन अब अगर अफगानिस्तान से कोई युद्ध होगा तो सिंध और पंजाब हमारे बफर स्टेट के रूप में काम करेंगे, और अटैक होने वाले अटैक को रोक सकते हैं। समझ गए? एक तो नाक भी बच गई इनकी, और दूसरी तरफ एक बफर स्टेट के रूप में ये दोनों तैयार हो गए। पक्का? आगे चलें? देखो, कहाँ गया? अच्छा, ठीक। तुम्हें पता है अफगानिस्तान की सीमा भारत से कहाँ मिलती है? कौन सी रेखा है जो अफगानिस्तान को भारत से अलग करती है? हैं? हाय भगवान, तो चाइना की रेखा कौन सी है फिर? मैकमोहन अगर अफगानिस्तान वाली है तो मकर रेखा, कर्क रेखा। बताओ। कर्क रेखा। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा, सीमा रेखा? अब ऑनलाइन वाले अगर तुम्हारी बुराई करेंगे तो क्या बताओ, कोई गलत है ना? डूरन लाइन, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कर रही है, ये तभी बनी है 1921। 1892 से इसकी शुरुआत हो गई। ठीक है? थोड़ा सा देखो, तुमने नाम सुना होगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सुना है? ये क्या है? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। ये क्या होता है? ये कश्मीर का है ना, ये अलग क्षेत्र, उत्तर पश्चिम का सीमा प्रांत। ठीक है? यहां पर करजन के समय 1898 से लेकर 1905, ये टाइम करजन का है। ये भी पता है कि नहीं पता है? करजन द्वारा किया गया कोई एक काम बताओ।
दया आती है तुम लोग के ऊपर। करजन नाम सुना है? तुमने सुना है? बहुत धन्यवाद, गुड। कौन है करजन? पहली बार सुना है? पहली बार सुना है? 8-10 बार? तो क्यों नहीं याद आ रहा है? कुछ किया है इसने? क्या किया है? सती प्रथा, हाँ, और दास प्रथा, और और सती प्रथा खत्म की, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। और क्या किया? सही बोल रहा है ये, अप्रिसिएट करो इसको, ताली बजाओ। सही जवाब दिया भाई ने। अरे और क्या? गलत है? गलत है? अरे यार, दास प्रथा, जजिया खत्म किया इसने। हाँ, तो भैया नमस्ते, क्या पढ़ाए? ये है गवर्नर जनगणना करजन। ठीक है, और करजन की पॉलिसी का नाम क्या है? पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन। समझो क्या है? ये है अफगानिस्तान की सीमा। करजन ने कहा कि हम यहां, अच्छा, जब युद्ध शांत हो गया तो अंग्रेजों की सेना की सीमा यहां पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हंस लो, हंस लो, पहले हंस लो तुम लोग, हंस लो। हाँ? हंस लो, हंस लो, पहले हंस लो, ठीक। इतनी बड़ी घटना करजन के समय हुई, तुम लोग को नहीं पता है तो डूब मरने की बात है, बाकी समझदार हो। ये है सीमा, ठीक है। यानी एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि अफगानिस्तान यहां रहेगा और अंग्रेजों की सेना यहां रहेगी, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ? अफगानिस्तान ने अपनी राजनीति में इसको हस्तक्षेप समझा कि बिल्कुल सर पे खड़े रहोगे तुम्हारी सेना तो हम ऐसे कैसे काम करेंगे। करजन आया, करजन ने क्या लाया? पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन। ये पंजाब है ना, ये सिंध है। करजन ने अफगानिस्तान की सीमा से अपनी सेना को क्या कर दिया? विड्रॉल कर लिया। यानी अब जो सीमा यहां बन रही थी वो उसने यहां बना दी। कहां ले आए? पीछे खिसका लाया, ले आया। तो उसने क्या कर दी? अपनी सेना को पीछे कर लिया। पीछे कर लिया, पीछे मतलब विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज से विड्रॉ करना मतलब हटा लेना, यानी उसने सेना को पीछे कर लिया। कंसंट्रेशन कैसे? और कहा कि यहां पर जो सेना खड़ी हुई है इसको बैकअप देने के लिए हमारी बटालियन हमेशा यहां पर रहेगी। नहीं समझे? यानी NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो बना है वो किसके समय बना? करजन। क्यों बना? क्योंकि अफगानिस्तान से सेना को पीछे ले आए और एक नई सीमा का निर्धारण कर दिया, ठीक है। 1921 में अफगानिस्तान पूरी तरह से किससे फ्री हो गया? अंग्रेजों से। जब फ्री हुआ तो अफगानिस्तान का अमीर था अमानुल मुल्क, यही नाम है ना? अमानुल्लाह खान, ठीक, अमान। समझ गए? वर्तमान में पूछे NWFP किसका हिस्सा है? भारत का है? है? भारत का हिस्सा? बीच में एक भाई तो आ गया,
तुम्हारा पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान का हिस्सा है। इस समय पाकिस्तान नहीं है ना, तो पहले अफगानिस्तान का हिस्सा था। लेकिन अब 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने, तब ये NWFP किसको दे दिया गया? इसी NWFP के लिए याद करो किसी ने बोला है कि मेरे स्वतंत्रता संग्राम को भेड़ियों के सामने डाल दिया गया। कुछ याद कर पाए? नहीं याद कर पाए। मेरे आंदोलन को भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिया गया, ये किसने बोला है? अच्छा, यहां पर कोई आंदोलन कर रहा है आजादी के लिए? NWFP में कोई आंदोलन कर रहा है? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर जो गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो वही तो बताओ, खान अब्दुल गफ्फार खां यही तो हैं जो यहाँ से वो आंदोलन कर रहे हैं। और जब इनके क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया, तभी इन्होंने बोला कि मेरे समस्त आंदोलन को, मेरे समस्त त्याग को, मेरे सभी सेक्रीफाइस को भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिया गया। ये क्लास में चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी? कहाँ है सब? करजन के समय तो बंगाल का विभाजन नहीं याद आ रहा। सोचो डूब मरो तुम लोग यार। अरे अब तो तुमने देख लिया है, तो हम इतने बड़े थोड़ी ना बेवकूफ। हम यहाँ देख रहे हैं, तुमने तुरंत मोबाइल खोला। तो सब चीजें, ये सब चीजें दिमाग में आनी चाहिए तुम लोग को यार। चलो याद रखना, 1828 ट्रीटी ऑफ 1838, ये क्या हुआ? ट्राइपार्टाइट बिटवीन कौन कौन? रणजीत सिंह, शाह सुजा और लॉर्ड ऑकलैंड। 1839 से 42 फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। 1863 दोस्त मोहम्मद की मृत्यु और शेर अली अमीर। इस समय लॉर्ड लॉरेंस। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव, याद कर पाए? चलते चलाते पहुंचे कहां पे? 1878 से 1880। टाइम है सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। हुआ ही नहीं था, ठीक है। दोनों के क्षेत्र दे दिए गए। हेलो क्लास 10-15 मिनट। ठीक है, जो कि युद्ध नहीं हुआ, युद्ध से पहले ही स्थिति संभल गई। क्यों? क्योंकि लिटन को हटाकर रिपन भारत का गवर्नर जनरल बना। समझ गए? समय आया 1898 से 1905। लॉर्ड कर्जन। पॉलिसी का नाम पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन। फिर 1921 में अफगानिस्तान, सॉरी कौन बने? अमीर कौन बने? क्या नाम है? अमानुल्लाह खान। और इन्हीं के प्रयासों से 1921 में अफगानिस्तान ने अंग्रेजों से खुद को स्वतंत्र कर लिया। ये टाइमलाइन भी याद रहेगी, तब भी क्वेश्चन लिखने की स्थिति में आ जाओगे। ये पूरा टाइमलाइन आप याद रखिएगा। कहाँ तक? इतना ही कर लोगे ना, तब भी काम हो जाएगा। ना करने के लिए तो पूरा जहान है, करने के लिए बहुत कम चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे कल।